नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी ने एक महीने अपने एग्जाम कैलेंडर को आगे बढ़ा दिया है, जिससे आपको तैयारी करने का और एक महीना मौका मिल गया, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए मैं आप लोगों के बीच में क्वाट्रा सीरीज को लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आंखिक गीत अभी पढ़ा रहा हूं। तो आंखिक गीत की अगली जो कविता है उसको हम लोग नियमित करेंगे, वहीं से जहां से छोड़े थे उससे आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आप सबों को फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को इतनी देखते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो से आपको ज्ञान मिल रहा है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको सत सत धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पिछला दिन जहां से छोड़े थे उससे आगे। तो ये है आंखिक गीत की कविता नंबर 35। यह आंखिक गीत की कविता नंबर 35 हम लोगों ने 34 तक पुराने वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एखनो हमर काने नुपुर। अगर कोई यहाँ तक वीडियो अगर यही डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इससे पहले आंखिक गीत के जितने भी कविता है सबको समझे, सबको देख लें। और यहाँ से 35 नंबर में शुरू कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एखनो हमर काने नुपुर। नुपुर मतलब होता है पैरों की पायल। तो पैरों की पायल का तो खास पायल का एक खास गुण ही होता है कि वो बजती है, बहुत मधुर आवाज देती है। तो वही बोल रहे हैं एखनो हमर काने नुपुर, मतलब अभी भी वो जो पहले कवि ने कोई आवाज सुनी थी वो आवाज अभी भी कवि के कानों में गूंज रही है। इसलिए कवि इसका शीर्षक ही बना दिए हैं कि एखनो हमर काने नुपुर, मतलब अभी भी हमारे कानों में वो नुपुर की आवाज सुनाई दे रही है। तो कवि क्या कर रहे हैं, देखिए एखनो हमर काने नुपुर रुन झुन बाजे, एखनो पीपर गाछक छावे, है ना, राज किशोरी राजे। कवि बोल रहे हैं कि अभी भी इतने दिन बीतने के बाद भी मेरी कानों में वो नुपुर, वो पायल की आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, रुन झुन बाजे, मतलब उसका आवाज रुन झुन करके वो बज रहा है। एखनो पीपर गाछक छाए राज किशोरी राजे, मतलब अभी भी उस पीपल के पेड़ के नीचे राजकुमारी जो हमारे दिल में जो राज कर रही है वो अभी भी उस पीपल पेड़ के नीचे अभी भी विराजमान है, अभी भी बैठी हुई है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं तुरते गुथल माला हाथे आंखी मिलन भाव, चीर शांति खोजे रूपसी, है ना, सहज सुंदर ठाव। कवि बोल रहे हैं तुरते गुथल माला हाथे। तुरते मतलब तुरंत में, गुथल मतलब गुथा हुआ, मतलब तुरंत ही गुथा हुआ माला हाथ में लेकर। ठीक है, आंखी मिलन भाव, और आंखों में मिलन का भाव लेकर, मतलब तुरंत माला, अभी आप माला गुथे और तुरंत मिलने का भाव लेकर, आंखों में मिलने का भाव लेकर, चीर शांति खोजे रूपसी। ये जो सुंदरी है वो चीर शांति मतलब हमेशा के लिए शांति को खोज रही है, हमेशा के लिए शांति। ऐसी जगह कहाँ मिलेगी जिससे मुझे पूरी शांति मिलेगी, वही बोल रहे हैं चीर शांति खोजे रूपसी, सहज सुंदर ठाव। वो जो सुंदर है, जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए अपने अंदर शांति को खोज रही है, और सहज सुंदर ठाव, और खोज रही कि कहाँ ऐसा जगह है, ठाव मतलब जगह, जहां मुझे बैठने से शांति मिलेगी, जहां मेरे, है ना, अंदर की जो दधकती आग है वो बुझ जाएगा, जहां मेरी मुझे शांति मिलेगी। जहां प्रेमक नाला बोहे किरण कुमारी लाजे, जहां हृदय सिंधुक मांझे राज हंसनी जोड़ा, नव कमल बने मनेक मोदक मोदे, क्या कर रवे कुके, की तटे रहल आमेक बने, मोर मयूरी नाचे, एखनो हमर काने नुपुर रुनु झुनु बाजे। तो कवि बोल रहे हैं कि जहां प्रेमक नाला बोहे, मतलब उस जगह रहना पसंद करते हैं ये जहां प्रेम की, जिसके कहते हैं ना प्रेम की गंगा बह रही है, मतलब कहीं पर हिंसा नहीं हो। ठीक है, जहां प्रेम ही प्रेम हो वहां पर, तो बोले जहां प्रेमक नाला बोहे, मतलब जहां पर प्रेम की नाला बह रही वहां ये रहना चाहते हैं। किरण कुमारी लाजे, किरण कुमारी लाजे का मतलब क्या है, जहां जैसे नदी का पानी, मान लीजिए कोई नाला का पानी जिस पर सूरज की पहली किरण आ रही है और मानो कि वो किरण
भी शर्मा रही है, उससे रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहे, मतलब शर्मा रही है, लाइट दे रही है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि जहां प्रेम नाला वो है किरण कुमारी लाजे, मतलब जहां पर प्रेम ही प्रेम हो वहां पर, और जहां पर मानो सूरज का किरण भी शर्मा रही हो, उस जगह, वो जगह कहां पर है? जहां हृदय सिंधुक मांझे, जहां पर हमारे, जहां हृदय सिंधुक मांझे, जहां मेरा हृदय पूरा सिंधु नदी के बीच में चला जाए, राजहंसनिक जोड़ा, मतलब जहां पर सिंधु नदी के बीच में राजहंसनियों का जोड़ा, ठीक है, राजहंसनिक जोड़ा, नव कमल बने मने मनक मोदक, मतलब ये नया जो कमल है, जो मन में नया कमल खिल रहा है, वो मनक मोदक, मतलब मन की तरह मदमस्त होकर, एकदम मदमस्त खुशी में क्या कर रहे कुके, मतलब इतना खुशी होकर मन किसके, देखिए क्या कर मतलब किसके, रवे मतलब कोयल की तरह कूकना है ना, तो किसके राग में कोयल की तरह कूक रहा है मन, ठीक है। कि तटे रहल आमेक बने मोर मयूरी नाचे, की मतलब क्या, तट में रहने वाले आम, कोई भी समुद्र का किनारा, तट मतलब समुद्र का किनारा या नदी किनारा या जोरिया का किनारा, ठीक है, उस किनारे में आमेक बने, मतलब आम के पेड़ में मोर मयूरी नाचे, आम के पेड़ के नीचे मोर और मोरनी नाचे, नाच रहे हैं, ऐसा जगह कहाँ पर है? यखनू हमार काने नुपुर झुनू झुनू बाजे, तो कवि बोल रहे हैं कि अभी भी मेरे कानों में वो आवाज सुनाई दे रही है। कवि का कहना यही है कि अभी भी मेरे कानों में वो पुरानी यादें कान में बज रही है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि, है ना, एखनू पीपर गाछक चाहे राज किशोरी राजे, मतलब अभी भी पीपर पेड़ के नीचे लग रहा है कि वो राजकुमारी जो है वो मिलन की आस में वहां पर बैठी है ना। तुरंते गुथल माला हाथ है, आंखी मिलन भाव, चीर शांति खोजे रूप सी, सहज सुंदर ठाव, वो जो है वो तुरंत उसने एक माला गुथा है और मन में मिलन का भाव लेकर वो वहां पर पहुंचा है, और चीर शांति खोज, मतलब हमेशा के लिए शांति खोज रही है कि मुझे शांति कहाँ मिलेगा, वैसा जगह वो खोज रही है जिसका चर्चा कवि ने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये थी कविता नंबर 35। अब देखते हैं कविता नंबर 36। कविता नंबर 36 कहता है कि ये दुनिया एक विचित्र खेल, मतलब इस दुनिया का विचित्र खेल। कवि का बहुत ही मनमोहक कविता है, बहुत ही रुचिकर कविता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। देखिए कवि कह रहे हैं, ई दुनिया का विचित्र खेल, है ना, बाँचे हिया ओहे जय, लूटे पारे भाई, नाक मुंह रगड़े गले, पेट से बेसी नाय, घटे सुधे कवि कल्पने, है ना, सांझ उषाग मेल, ई दुनिया का विचित्र शान मान इज्जत प्रतिष्ठा चूमे ओकर गौड़, राज सम्मान सुयंस्कृति सांझ बिहान भोर, ओकर गौड़े विश्व सुंदरी लगवे चंदन तेल। इस कविता को पढ़कर मानो ऐसा लग रहा है कि कवि ने यहाँ के बुराइयों का चर्चा किया है और अच्छाइयों का चर्चा किया है कि बुराई किस तरह आगे जाती है, बुराई किस तरह जो बुरे लोगों में बुराई है वे लोग किस तरह आगे जाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और गरीब बेचारा वहीं का वहीं, सत्य वहीं का वहीं रह जाता है। कवि की कल्पनाओं से यही भाव निकल कर आ रहा है। तो देखिए बोल रहे हैं कि इस दुनिया का विचित्र खेल, मतलब इस दुनिया का विचित्र खेल को देखिए, इस दुनिया का विचित्र जो खेल है उसको आप समझिए, है ना, उसकी कल्पना कीजिए। बाँचे हिया ओहे जय, लूटे पारे भाई, बोल रहा है यहाँ इस दुनिया में वही बचता है। बचने का मतलब है कि अच्छे से गुजारा करता है, उसका रहन सहन ऊंचा होता है, ठाट बाट ऊंचा होता है, वो हमेशा लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। तो वही कौन ऐसा है जो लूटे पारे भाई, जो इस संसार को लूट सकता है, जो आदमी को छल सकता है, आदमी को लूट सकता है, ठीक है, आदमी को धोखा दे सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, ठीक है, वो आदमी ही यहाँ पर बचता है। मतलब बचने का मतलब है कि अच्छा जीवन जीता है। नाक मुंह रगड़े गले, पेट से बेसी नाई। और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो कितना भी नाक मुंह रगड़ने का मतलब कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत, सुबह निकलता है, कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वो क्या करता है, पेट से बेसी नाई, मतलब वो अपनी भूख को सिर्फ मिटा सकता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। भले कितने भी आप नाक मुंह रगड़ लीजिए, इंसानियत के बल पर वो ऊंचा नहीं जा पा रहा है। कवि ने इस समाज को देखकर इस कविता को खूब लिखा। आप अपने जहां पर आप हैं उस समुदाय को देखिए, वहां पर यही हो रहा होगा, ठीक है। जो बेचारा मेहनत करने वाला होगा वो सिर्फ पेट
को ही गुजारा कर रहा होगा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जो छल कपट सब कुछ कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। आगे बोल रहे हैं घटे सुधे कवि कल्पने सांझ उषाक में, है ना। कवि बोल रहे हैं कि घटे सुधे मतलब सिर्फ और सिर्फ कवि का कल्पना में ही, सिर्फ और सिर्फ कवि का कल्पना में ही सांझ, सांझ मतलब होता है शाम, ठीक है, और उषा मतलब होता है सुबह भोर, सांझ उषा मेल। कवि कह रहे हैं सिर्फ कवि के कल्पना में ही सुबह और शाम का मेल है, बाकी दोनों अलग है, दोनों का दुनिया अलग है, सुबह अलग है, शाम अलग है, एक गरीब है एक अमीर है, कैसा है देख लीजिए विचित्र। वही कवि बोल रहे हैं कि ये जो दोनों मानव है, जो अभी आप यहाँ पर पढ़े कि एक जो है दुष्ट है जो आगे बढ़ रहा है, और एक जो ईमानदार व्यक्ति है वो अपना परिश्रम करता है फिर भी पेट से ज्यादा नहीं कमा पाता है। तो कवि वही बोल रहे हैं कि कवि के सिर्फ कल्पनाओं में ही उषा मतलब उषा और सांझ का मिलन है, बाकी ये दुनिया बहुत विचित्र है, दोनों अलग अलग है। आगे बोल रहे हैं ये दुनिया विचित्र शान मान इज्जत प्रतिष्ठा चूमे होकर गौड़ राज सम्मान सुयस कृति सांझ बिहान भोर। कभी बोल रहे इस दुनिया का विचित्र खेल है भाई। क्या खेल है कि शान मान मतलब सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा इज्जत, मान प्रतिष्ठा सब कुछ, चूमे होकर गौड़ मतलब उसके पैर चूमता है। किसके पैर चूमता है? राज सम्मान सुयस कृति सांझ बिहान भोर, उसी का पैर चूमता है और उसी को राज का पूरा सम्मान मिलता है, सुयश मिलता है, यश मिलता है, कृति मिलता है, सांझ बिहान भोर मतलब हर समय उसको आदमी पूजा करता है, ठीक है। ओकरे गौड़ विश्व सुंदरी लगवे चंदन तेल, है ना, विश्व की जितनी भी सुंदरियां हैं उसी के पैर में तेल लगाती है, चंदन का तेल लगाती है। किसके बल पर? जो यहाँ पर आदमी को लूटता है ना, जो यहाँ धनवान है, ठीक है, गुणवान का यहाँ पूजा नहीं हो रहा है, जो धनवान है, जो लूटता है, जो कपटी है, जो अधर्मी है, वही लोग यहाँ पर आगे जा रहे हैं। और कवि बोल रहे हैं उसी को इस दुनिया में शान, ठीक है, मान इज्जत प्रतिष्ठा उसी के पैर चूम रही है, बाकी तो गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं, ईमानदार लोग। तो ये कविता है ई दुनिया का विचित्र खेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कविता नंबर है 37। इसमें बोला जा रहा है ई जगते तौर ठोर नाय, ई जगते तौर ठोर नाय। तो इस कविता को पढ़ने के बाद कवि ने इस कविता को तुरंत लिखा और इसमें बोला है कि जो ईमानदार लोग हैं उसको इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इस दुनिया में आपका कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ असत्य के बल पर चल रही है, ठीक है। तो वही कवि ने इस कविता में बताया कि भाई कौन लोग आगे जा रहे हैं और कौन लोग सिर्फ पेट तक ही कमा पा रहे हैं। उसके बाद ही कविता लिखे हैं कि ई जगते तौर ठाव नाय, तौर ठोर मतलब बास नहीं है, ठीक है। तो बोले ई जगते तौर ठोर नाय और नाय छोर नाय, गावे गावे तौर नामे शोर नाय, तभी तौर जीवन रातिक भोर नाय। कवि बोल रहे हैं कि इस जगत में तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ठाव मतलब स्थान, इस जगत में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। और न छोड़ना है, और न छोड़ना मतलब होता है ना शुरू है ना अंत है, और छोर नहीं है तुम्हारी जिंदगी का, है ना, तुम्हारा नाम का तुम्हारा कोई जगह नहीं है। गाँव में तौर नाम एक शोर नहीं मतलब गांव गांव में भी ईमानदार लोगों का नहीं शोर होता है। शोर मतलब चर्चाएं नहीं होती है, जो अधर्मी है कपटी है उन लोगों का शोर होता है, बोलबाला होता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि गाँव में तौर नामक शोर नहीं मतलब गांव गांव में भी तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं है, तभी तो और जीवन रात्रि घोर नहीं, इसीलिए तुम्हारा जो ये जीवन का रात्रि है ना वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम्हारे जीवन को जो रात्रि है उसका भोर नहीं हो रहा मतलब सुबह ही नहीं हो रहा है, तुम रात्रि में ही जिंदा रह रहे हो, ठीक है। ई जगत है तो और ठोरना है मतलब इस जगत में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तोय की बुझे भाई वन पाखिक बोली, धरा सुंदरी मीठा हंसी, चांद सूरज अखबार तोय की बुझे भाई। कवि बोल रहे हैं कि क्या तुम समझते हो, क्या समझा रहे देखिए कि तोय की बुझे भाई, तुम क्या समझते हो भाई, वन पाखी बोली, इस जंगल का इस पक्षी इस जंगल की बोली को कभी तुम समझ पाए हो? क्या तुम इस जो यहाँ पर रहते हैं पशु पक्षी लोग उन लोगों का बोली कभी समझ पाए हो? धरा सुंदरी मीठा हंसी, धरा मतलब होता है धरती, ये जो हमारी सुंदर धरती है उसकी मीठी हंसी को कभी तुम समझ पाए हो?
चांद सूरज एक बात, तुम क्या चांद और सूरज की बातों को समझ पाए हो? तो है कि बुझे भाई, मतलब इस सब को तुम क्या समझते हो भाई? तुम नहीं समझते हो, इस सब प्रकृति की बोली को तुम नहीं समझते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम पूरी प्रकृति को नहीं समझते हो। किरनक नाच बदरी कोरटाए, किरनक नाच है ना, मतलब ये जो सूरज का किरण है उसका नाच को क्या तुम समझते हो? कहां पर? तो बदरी, बदरी मतलब बादल के, कोर, कोर मतलब किनारा। जब बादल के किनारे में सूरज की किरण पड़ती है तो वहां पर आप देखिएगा कि पूरा आपको जो है सतरंगी दिखाई देगा, है ना, बहुत सारा कलर वहां दिखाई देगा। तो वही कवि बोल रहे हैं किरणक नाच, मतलब वो लगता है कि किरण वहां पर नाच रही है। क्या कभी उसको देखे हो तुम? तो की सुनल है भाई, क्या तुम सुने हो कभी अनंत सागर एक डाक? तुमको कभी सुनाई पड़ी है कि अनंत सागर से जो बुलावा आता है वो, उस डाक को तुम कभी सुने हो? पीपर गाछ तारे काहे योगी, माइक के गोटे दही राग। बोला कभी तुम अपने मन में विचार किए हो कि इस पीपल के पेड़ में जो योगी लोग अपना दिन भर बिता देते हैं, ठीक है, और पूरे शरीर में उन लोग राख अपना माख लेते हैं, माख लेना मतलब लगा लेना, पूरे शरीर में राख लगा लेते हैं। क्या कभी इस गूढ़ रहस्य को समझ पाए हो? तो की जाने भाई चांदे का अपन इंजोर ना है। क्या तुम जानते हो भाई, क्या जानते हो कि चांद का अपना इंजोरा भी नहीं होता है? ये सब आप नहीं समझते हैं। कवि यही चीज बोल रहे हैं इस कविता में कि अगर ये सब आप समझ लेते तो आपका इस धरती में स्थान होता। आप नहीं समझते हैं, जिसके कारण कवि बोल रहे हैं कि तौर जगते ठोरना है, मतलब ऐसे प्राणी जो इस प्रकृति को समझते नहीं है उसका, है ना, यहाँ पर स्थान नहीं है। देखिए ये है कविता नंबर 38 आंखें गीत का। देखिए मेरा कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण आवाज में थोड़ा सा बदलाव आए, तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये है आंखें गीत का कविता नंबर 38, जिसका शीर्षक है आजो तो दर्शन खातिर। कवि बोल रहे कि आज भी, ठीक है, आपके दर्शन के मात्र से क्या क्या होता है वो देखिए। आपको इससे पहले एक कविता आई थी जिसमें कवि ने कहा था कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। वो एक ज्ञानवान पुरुष जिन्होंने कवि को ज्ञान दिया, उसको छोड़कर कवि आज आगे चल गए, जिसके कारण उनको पछतावा हो रहा था। तो कवि उन्हीं की याद में ये भी लिख रहे हैं कि आजो तो दर्शन खातिर, मतलब आज भी तुम्हारे दर्शन के लिए क्या क्या मन में हो रहा है वो देखिए कवि चर्चा कर रहे हैं। कवि बोल रहे हैं आजो तो दर्शन खातिर, है ना, भय आवे आंखी लोर। आज भी पूरा पढ़ लेते पहले। आजो तो दर्शन खातिर भय आवे आंखी लोर, आजो तो रूपक छटा करे पथ इंजोर, आजो तो मीठा बोली नतुन जीवन रस, याद मात्र प्रसन गात चूहे टस टस, आजो तो आहट पानी नतुन जवार भोर। कह रहे हैं कि आजो तो दर्शन खातिर, मतलब आज भी आपके दर्शन के लिए, आपके दर्शन खातिर मतलब आपके दर्शन के लिए, है ना, भय आवे आंखी लोर, मतलब मेरी आंखों में पूरा आंसू ही आंसू भर आता है। आंखों में लोर मतलब आंसू ही आंसू भर आता है। आजो तर रूपक छटा करे पथ इंजोर, आज भी आपके रूप का जो छटा है उससे जो प्रकाश निकलता है मानो मेरा पथ इंजोर कर रहा है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वो ज्ञानवान पुरुष जिसने कवि को ज्ञान दिया शुरू में, है ना, उनके ज्ञान के प्रकाश से कवि का जो रास्ता है वो पूरा जगमगा रहा है आज भी, ठीक है। आजो तो मीठा बोली नतुन जीवन रस, आज भी आपने जो मुझसे मीठी मीठी बातें की है, जो मीठी मीठी आपकी मुस्कान है, जो मीठी मीठी आपकी बोली है, वो नतुन जीवन रस मतलब मेरी जीवन में एक नया रस घोल रही है, मेरी जीवन को आगे बढ़ाने में एक नया ऊर्जा बना रहे हैं। वो याद मात्र प्रसन्न गात चूहे टस टस, बोला आपकी बस याद आ जाने से ही मेरा मन पूरा प्रसन्न हो जाता है, पूरा मदमस्त हो जाता है कि मानो, है ना, मादकता ही मादकता टस 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 करके नीचे गिर रही है। पूरा मैं प्रसन्न हो जाता हूं मात्र आपके प्रसन्न क्या है, याद मात्र है, मतलब आपकी याद आने से ही मेरा पूरा गात, पूरा शरीर ऐसा खुशी में झूमने लगता है मानो कि कोई आदमी शराब पीकर नाच रहा हो और उसके शरीर से मादकता ही मादकता टस टस गिर रही है, ठीक है, खुशी ही खुशी गिर रही है। आजो तो आटे पानी नतून जो घोर, है ना,
आज भी तुम्हारी आहट मात्र से ही मेरे जीवन का जो भोर है, मेरे जीवन का भोर है, नतून भोर जो है, नया सवेरा जो होगा वो है ना, ज्वार मतलब किरणों का एक समूह एक साथ जहां पर आता है कि मानो ढेर सारा किरण है ना, नतून ज्वार भोर मतलब आज भी जैसे ही तुम्हारी आहट मिलती है मेरे जीवन में एक नया सवेरा आता है। और वो सवेरा कैसा आता है, मानो किरणों का झुंड सा, मतलब खुशहाली खुशहाली भरपूर खुशहाली, वैसा मेरा जीवन बन जाता है आज भी मात्र तुम्हारी याद से ही। तो कवि कि इन पंक्तियों से ये सारांश निकलता है। अब इससे आगे वाली कविता को देखते हैं जो है कविता नंबर 39। इतना दूर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें कवि बोल रहे हैं, ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। मतलब ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई मतलब क्या है कि कुत्तों से सावधान रहना नहीं। आज देखते हो आदमी के एक चीज हंसी वाली चीज है कि आज घरों में देखते हो कि बहुत से बड़े बड़े घर वाले क्या करते हैं, कुत्ता पाल के रखे हैं और गेट के सामने लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अब बताइए। और कवि भी यह कह रहे हैं कि ई कुकुर गिला से होशियार रहिया भाई, मतलब वो कुत्ता या दूसरा कुत्ता। कवि का यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर इस समाज में जो भी लोग अधर्मी है, कपटी है, जो दूसरों को छलते हैं, मारते हैं, छीनते हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। ठीक है, कवि का कहना यह है। तो कवि बोल रहे हैं कि ई कुकुर गिला से होशियार रहिया भाई, नाय तो हाथे कमंडल देही छाए, भीख मंगवे तो नून चटाए, बिजली चाबुक देही सटाए, धोती चीन गमछा पिन्हाए, शहर दिगे देतो पठाए, माइन खाए हाय हाय हाय, दलाल सब एक फेरे, ऊपर दिगे राजू है रे, जमी बारी बेच घोड़ा चढ़क साधे, है ना, दीने मोम जराए, ई कुकुर गिलास है होशियार रहिया भाई। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ इस समाज में जो भी लोग अधर्मी लोग हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। ठीक है, जो पल पल में आदमी को धोखा देते हैं, दूसरे को छलते हैं, छीनते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, दूसरे के धन को लूटते हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। जो जमीन का दलाली करते हैं उन लोग से सावधान रहिए, कवि कह रहे हैं। कवि क्या बोल रहे, देखिए, ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, ना तो हाथे कमंडल दही छाए। बोला ये जो समाज में जो भी छलिया लोग हैं, कपटी लोग, उन लोग से सावधान रहेगा, नहीं तो इन लोग आपको क्या करेंगे, बेच कर खा जाएंगे। बेच कर खाने का मतलब क्या है भाई, आपके हाथों में कमंडल धरा देंगे। जो जोगी लोग पकड़ते हैं ना हाथ में कमंडल, जिसमें जल भर कर रखते हैं, वही कमंडल हाथ में पकड़ा देंगे और देही में छाए मतलब पूरे आपके शरीर में भस्म लगा देंगे उन लोग। ठीक है, भीख मंगवे तो नून चटाए, और आपको खाने पीने नहीं देगा, सिर्फ नून चटा के, मतलब कम भोजन करा के आपसे भीख मंगवाएगा। सिर्फ नून चटाने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा आपको खाने के लिए देगा। और क्या करेगा, दिन भर भीख मंगवाएगा। बिजली चाबुक दही सटाए, धोती छीन गमछा पिन्हाए, शहर दिगे दे तो पठाए, है ना, मांगे खाए। कभी बोल रहे हैं कि बिजली का चाबुक सटाकर, बिजली का चाबुक मतलब आपको करंट का डर दिखाकर कि बिजली में सटा देंगे, आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अंग काट देंगे, उस तरह करके बिजली का चाबुक तुमको दिखाकर डराएगा, है ना, और आपके शरीर में चाबुक सटाएगा जिससे आप डर जाइएगा और सारा गलत गलत काम करिएगा। ठीक है, धोती छीन गमछा पिन्हाए, कहने का तात्पर्य आपका जो भी परिधान है उसको उन लोग छीन कर फटे पुराने कपड़े पहना देंगे आपको। ठीक है, शहर देंगे दे तो पठाए, और शहर की ओर आपको भेज देंगे। किस लिए, है ना, मांग खाए, मतलब आपका सब धन लूट लेंगे। और इन लोग क्या करेंगे देख लीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कवि का कि आपके पास जो धन है, अगर आप बुद्धिमान ज्ञानवान नहीं है तो होशियार लोग अपने आप को जो होशियार कर रहे हैं, जो बेईमान है एक्चुअल में, उन लोग क्या करेंगे कि आपको, आपके सारा धन को लूट लेंगे, आपके सारे पैसा को खा जाएंगे। सारा कुछ लूटने के बाद आपको क्या करेंगे, जोगी की तरह एक कमंडल पकड़ा देंगे, पूरा शरीर में देही में आपका है क्या लगा देंगे, राख लगा देंगे, और भीख मंगवाएंगे आपसे नून चटाकर, मतलब आपको खाने के लिए भी आपके पास ऐसा कर देंगे कि खाने दाने दाने के लिए आप मोहताज हो जाइएगा। ठीक है, और अगर कुछ बोलने जाइएगा तो उल्टा बिजली का चाबुक, बिजली का करंट आप ही पे सटा देंगे। ठीक है, धोती जो आप पहने वो सब छीन के आपको छोटा कपड़ा, फटल कपड़ा पहना देंगे, मतलब आपको पूरा गरीब बना देंगे ये लोग। देखिए, धोती छीन गमछा पहनाने का मतलब है कि धोती मतलब जो आप पहन रहे हैं पहले से, उसको छोड़कर आप गमछा पहन लीजिएगा, मतलब पूरा गरीब हो जाइएगा। शहर दिखे दे तो पठाए मांग खाए, मतलब अपने जगह को छोड़कर आपको वहां से हटा देंगे, भगा देंगे। क्या करने के लिए, मांगने खाने के लिए। बोले जाओ तुम भीख मांगो आप। ठीक है, आगे बोल रहे हैं हाय हाय हाय,
मतलब कभी ये सब चीज से बड़ा दुत्कार मार रहे हैं कि ये सब चीज से थोड़ा सा बचिए। उसके बाद बोल रहे हैं दलाल सबक फेरे ऊपर दिगे राजू हेरे, जमी बारी बेच घोड़ा चढ़क साधे, दीने मोम जराए। बोल रहे हैं कि राजू, राजू नाम आया है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है उसका नाम रखें कभी राजू। बोल रहे हैं दलाल सबक फेरे ऊपर दिगे हेरे राजू। दलाल सब जो जमीन दलाली करते हैं, जो भी दलाली करते हैं उसको बोला जाता है दलाल। तो जो दलाल लोग हैं उन लोग के चक्कर में पड़कर, फेरे मतलब उन लोग के चक्कर में पड़कर, एक आदमी पड़ गया जिसका नाम है राजू। बोला दलाल सबके चक्कर में पड़कर ये जो राजू है वो ऊपर दिखे है, मतलब ऊपर तरफ देख रहा है, मतलब ये अपने आप को सोच रहा है कि हम इस समाज से ऊपर हो गए। सभी को थोड़ा सा पैसा दलाल लोगों के चक्कर में दलाल लोग इसको सपना दिखा दिया, जिसके कारण ये ऊपर तरफ देख रहा है, अपना सोसाइटी से ऊपर देख रहा है, सोच रहा है कि हम सबसे ऊपर हैं। ठीक है, जमी बारी बेच घोड़ा चढ़क साधे, दीने मोम जराए। बोल रहा है कि ये राजू क्या किया है, देख लीजिए कि अपने घोड़ा चढ़ने के साथ में, मतलब उस समय तो घोड़ा चढ़ने का साथ था ना जब कवि ने वर्णन किया उस समय। आज तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर से आदमी घूम रहा है, उस समय ये सब नहीं था, घोड़ा था, घोड़ा गाड़ी था, बैलगाड़ी था। तो घोड़ा उस समय सबका दिलों का इच्छा था कि हम घोड़ा चढ़ेंगे, बहुत जल्दी कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कवि वही बोल रहे हैं कि ये राजू घोड़ा चढ़ने के साथ में, घोड़ा चढ़ने की इच्छा में क्या किया, अपना जमी बारी सब बेच दिया, अपना जमी बारी बेच के पैसा ले लिया सिर्फ सुख और सुविधा के चक्कर में। और दीने मोम जलाए, दीने मोम जलाने का मतलब है क्या कि दिन में लाइट भी है फिर भी तुम मोम जला रहे हो, मतलब मूर्खता वाला काम कर रहे हो। तो ये राजू ने मूर्खता वाला काम करके क्या किया, दलाल लोगों के चक्कर में आके अपनी जमी बारी को बेच दिया और अपने ऊपर का सपना देख रहा है। तो बोले ई कुकुर गिला से होशियार रहिया भाई, मतलब जो हमारे आसपास के वातावरण में, आसपास के सभ्यता में, आसपास के समाज में जो ये लोग हैं उन लोग से जरा बच कर रहिएगा, कवि का कहना यही है। अगला देखते हैं हम लोग कविता नंबर 40। इसमें भी कवि बोल रहे हैं आज आपन के सभ्य कहे मानुष। सभ्य मतलब आज अपने आप को मनुष्य सभ्य कर रहा है, अपने आप को पढ़ा लिखा कर रहा है, अपने आप को ज्ञानवान कर रहा है, अपने आप को गुणवान कर रहा है, अपने आप को सबसे ज्यादा सभ्यता वाला व्यक्ति कर रहा है। कवि का शीर्षक यही है। अब देखते हैं इसमें कवि क्या क्या कहे हैं। कवि बोल रहे हैं कि आज आपन के सभ्य कहे मानुष, रहे है खो छोड़ संगमरमर गगन चुम्बी महल, आज उठ चलल है बिसक सीमा रेखा, आज सांझ बिहान एक ठिन देखा। ठीक है, कवि बोल रहे आज अपन के सभ्य कहे मानुष, मतलब आज मनुष्य अपने आप को सभ्य कर रहा है। ठीक है, अब सभ्य के लायक है या नहीं है वो आगे देखेंगे। कवि इतना कह रहे हैं इसमें कि आज अपने आप को मनुष्य सभ्य कर रहा है। ठीक है, रहे है खो छोड़, मतलब ये रह रहा है अपनी कंदराओं को छोड़कर। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, मान लीजिए मेला चैप्टर पढ़ा, मेला में देखे आदमी यहाँ के झारखंड के जो भी लोग थे उन लोग जंगलों में अपनी छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर या तो पत्थरों के कंदराओं में रहते थे। तो वही कवि कह रहे हैं कि रहा है खो छोड़, मतलब वो खो को छोड़कर इन लोग रह रहा है। कहाँ रह रहा है, संगमरमर गगन चुम्बी महल, मतलब संगमरमर पत्थर से घर बनाया है और वो गगन चुम्बी इमारत, मतलब बहुत ऊंची ऊंची महलों में आज के मनुष्य रह रहे हैं और अपने आप को सभ्य कर रहे हैं। आज उठ चलल है विश्व सीमा रेखा, मतलब आज ये लोग इतना ऊपर उठ गया कि विश्व का सीमा रेखा बनाने लग रहा है, विश्व को बांट रहा है। जैसे आप पढ़े हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच है ना रेड क्लिफ रेखा, तो वही बोल रहे कभी कि आज इतने ऊपर हमारे लोग हो गए जो अपने आप को सभ्य कर रहे हैं, विश्व को बांटने चले हैं, विश्व में रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, आज कह रहे हैं कि आज उठ चलल है विश्व सीमा रेखा, है ना, आज सांझ बिहान एक ठिन देखा। बोला कि आज ऐसा हो गया है कि शाम और सुबह लगता है कि एक ही जगह भेंट हो गया है सबका। ठीक है, ऐसा कभी बोल रहे हैं कि सांझ बिहान एक ठिन देखा हो गया है। आजकल अपने आप को मनुष्य इतना सभ्य कर रहा है कि कहने का तात्पर्य यही है कि सुबह और शाम का इन लोगों को कोई ये नहीं है, सब कुछ इन लोग एक जगह कर दिए हैं कि लगता है कि सुबह भी अभी है और शाम भी अभी है, माने दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मनुष्य अपने आप को सोच रहे हैं। उसके बाद कभी बोल रहे हैं कि आज चांद लोके देवक बास, उठल है विश्वास, आज शुक्र दिखे मानुष्ठान, है ना। कभी बोल रहे हैं कि आज चांद लोके देवक बास, कभी हम लोग सुनते थे, ठीक है,
कि देवों का वास स्वर्ग में होता था। उस स्वर्ग में आप देखिएगा, जैसे दूरदर्शन वगैरह में दिखाता है कि देव लोग, है ना, स्वर्ग लोक में रह रहे हैं। ठीक है, वही कवि बोल रहे हैं कि आज चांद लोक एक देवक वास उठल है विश्वास। जहां पर हम लोग सुनते थे कि जहां पर चांद है, तारा है, वहां पर देव लोगों का वास होता था। उठल है विश्वास मतलब वो विश्वास आजकल उठ गया। आजकल वो विश्वास उठ गया क्योंकि मानव ने खोज लिया शुक्र ग्रह में रहना, मंगल ग्रह में रहना। तो आज वो विश्वास उठ गया कि कभी स्वर्ग में चांद तारा के पास कौन रहते थे, देवों का वास था। वो विश्वास उठ गया। आज शुक्र दिखे मनुष्य का टान, बोला आज शुक्र ग्रह की ओर मनुष्य का टान है, मनुष्य का जिज्ञासा है शुक्र की ओर पहुंचने का, और मानव पहुंचने का तैयारी कर रहा है शुक्र ग्रह की ओर। किंतु बलम बर्छी से नाय चलते काम। लेकिन अब जो शुरुआत में बलम था, बर्छी था, वो सब से आजकल काम नहीं चलेगा। आजकल तो बम तोप आ गया है, वो सब पुराने औजार तो खत्म हो गए हैं। कभी वही बोल रहे हैं किंतु बलम बर्छी से ना चलते काम। ये बलम और बर्छी से आजकल काम नहीं चलेगा, है ना। मिलल नाय जगतवासी के गाछ करे विश्राम। अभी भी व्यक्ति को पेड़ के नीचे विश्राम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन लोगों ने पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटने के बाद अपनी अपनी बड़ी बड़ी लालसाओं को अपने अंदर में पाल लिया, बड़ी बड़ी महल बना लिया। तो पेड़ के नीचे कैसे रहेंगे लोग? पेड़ के नीचे रहना आजकल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं मिलल नाय जगतवासी के गाछ करे विश्राम, मतलब जगतवासियों को इन पेड़ के नीचे विश्राम नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कवि का यहाँ पर कि आदमी की जिज्ञासाएं बढ़ती गई। ठीक है, धीरे धीरे जिज्ञासाएं बढ़ती गई, जिसके कारण देखिए मानव आज बोल रहे कवि कि शुक्र की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। शांति रेखा खातिर नित नतुन आयोजन, नित नतुन कानून, शासन तंत्र परिदर्शन, देख लागे है हंसी, है ना, बातें बातें लीडर सब फांसी। कवि बोल रहे हैं कि शांति रेखा खातिर मतलब शांति रेखा बनाने के लिए, अपने देश को शांति बनाए रखने के लिए नित नतुन आयोजन मतलब नए नए आयोजन होते हैं, नया नया सभा होता है। ठीक है, नित नतुन कानून शासन तंत्र परिदर्शन बोल रहे हैं कि हमेशा, है ना, शांति बनाए रखने के लिए नए नए कानून व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। देख लागे हंसी मतलब ये सब को देखकर मन में बहुत हंसी लग रही है। शांति रेखा खातिर नित नतुन आयोजन, नित नतुन कानून शासन तंत्र परिदर्शन, देख लागे हंसी, बातें बातें लीडर सब फांसी। कभी बोल रहे हैं कि शांति रेखा मतलब हम लोग शांति रेखा बनाने के लिए, ठीक है, अपने देश को बांट रहे हैं, देश के बीच में रेखा लगा रहे हैं कि भाई ये भारत और पाकिस्तान की रेखा, ये भारत और चीन की रेखा है। ठीक है, तो शांति रेखा बनाने के लिए नतुन आयोजन मतलब हमेशा नया नया आयोजन मनुष्य कर रहा है, नया नया सम्मेलन कर रहा है। ठीक है, नित नतुन कानून शासन तंत्र परिदर्शन मतलब नया नया कानून बनकर आपके सामने आ रहा है, एकदम नए नए कानून बनकर सामने आ रहे हैं। देख लागे हंसी, कवि बोले कि सब देख के हमको बहुत हंसी लग रहा है कि बार बार देश को शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, नए नए आयोजन किए जा रहे हैं, नए नए रेखा खींची जा रही है, नया नया शासन तंत्र आ रहा है। ठीक है, बातें बातें लीडर सब फांसी की खड़ा कैर उड़ावल जा है। बोल रहे हैं कि बात बात में जो लीडर सब है, जो नेता लोग है, उन लोग को बात बात में फांसी दी जा रही है कि खड़ा कैर उड़वल जा है। और जो ज्यादा अगर बोल दिया, आजकल तो फांसी छोड़ दीजिए, ज्यादा बोल दिया तो सीधे सीधे गोली मार देना है, उसको उड़ा देना। वही कभी बोल रहे हैं कि खड़ा कैर उड़ावल जा है, फांसी दीजिए नहीं तो इसको डायरेक्ट उड़ा दीजिए। ऐसा हो गया, बचेगा तो बहुत कुछ करेगा, सीधे उड़ा दो उसको। हाँ, इतना जरूर सही है कि हाथ नहीं काटल जा है रक्त लगे। लेकिन कभी कह रहे कि हाँ, इतना जरूर मनुष्य सब हो गया है कि पहले जैसे मान लीजिए कि ताजमहल बना तो जिसने ताजमहल बनाया उसके हाथों को काट दिया जाता था कि और दूसरा ताजमहल ये ना बनाए। तो कभी बोले हाँ, इतना मनुष्य जरूर उस समय के बाद से सब हो गया है कि आज हाथ नहीं काटा जा रहा, भले ही सीधे जान मार दो, फांसी दे दो, गोली मार दो, उड़ा दो, लेकिन आज इतना सब हो गया मनुष्य कि हाथ नहीं काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे हाथ काटने से खून लग जा रहा है। कभी देखिए कितनी बड़ी बात कहकर चले गए। कभी कह रहे हैं कि आज मनुष्य इतना सब हो गया है कि पहले की तरह हाथ नहीं काट रहा है, मतलब हाथ काटने पर तो चलो भाई आदमी जिंदा भी है, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सीधे फांसी दे दो नहीं तो गोली से उड़ा दो। देखिए कह रहा है कि खड़ा कैर उड़ावल जा है,
कि खड़ा करके सीधे इसको गोली मार दो, गोली से भून दो, खत्म कर दो। आज मनुष्य ये हो गया है, इतना सब हो गया कि हाथ तो नहीं काट रहा है लेकिन किसी का जान जरूर ले रहा है। चलिए, ये थी कविता नंबर 40। ठीक है, अब यहां से देखते हैं आगे। देखिए, ये है कविता नंबर आखिर की का 41 नंबर 41 नंबर की कविता है। इसमें कवि बोल रहे हैं कि सभ्य कही की असभ्य तोरा। अभी इससे पीछे वाली कविता में कवि ने कहा था कि आज मनुष्य अपने आप को सभ्य कह रहा है, उसके बारे में चर्चा किया था। उसके बाद जस्ट उसके बाद वाली कविता में कवि बोल रहे हैं, इसका शीर्षक रखे हैं सभ्य कही की असभ्य तोरा। इसका मतलब है कि आपको सभ्य कहें या असभ्य कहें, कवि क्वेश्चन मार्क डाल दे रहे हैं कि आपको क्या कहें, सभ्य कहें या असभ्य कहें। तो पढ़ लेते हैं पहले। कवि बोल रहे हैं इस कविता में, सभ्य कहे की असभ्य तोरा, करिया कहे की गोरा, तौर पाए के धरती धन्य, युग युग विशास धन्य, राजा जगह नेता धन्य, कवि बदल भौरा, सभ्य कहे की असभ्य तोरा, शुद्ध अशुद्ध भेदा भेद, सत्य असत्य मूले छेद, है ना, क्षुधा कुंड अश्वमेघ, जोड़क बदल तोड़ा, है ना, सभ्य कही की असभ्य तोड़ा। कवि बोल रहे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको, इस धरती के सभी मानव को कवि ने आप कहा है, आपकी ओर इशारा करके कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सभ्य कहे या असभ्य कहा जाए। तो कवि बोल रहे कि सभ्य कहे कि असभ्य तोरा, करिया कहे की गोरा। सभ्य कहे या असभ्य कहे आपको, या काला कहे, काला मतलब पापी कहे, अधर्मी कहे, है ना, लूटने वाला कहे, या गोरा कहे मतलब अच्छा कहे, धार्मिक पुरुष आपको क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तोरा पाई के धरती धन्य। कभी बोले कि आपको पाकर हमारी ये जो धरती है वो धन्य हुई। ठीक है, युग युग विश्वास धन्य, युगो युगों से जो विश्वास बना हुआ वो भी धन्य हुआ। राजा की जगह नेता धन्य, राजा की जगह में नेता धन्य हुआ, है ना। कवि बदल भौरा, और कवि के बदले कवि लोग आज भौरा का बन गए हैं। मानो बार बार देखिए हर कविता में कवि फूलों का, भौरों का चर्चा करते हैं, तो वही कवि बोल रहे हैं कवि बदल के क्या हो गया, भौरा हो गया। आगे कवि बोल रहे हैं कि सभ्य कहे कि असभ्य तोरा, सभ्य कहे कि असभ्य कहे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुद्ध अशुद्ध भेदा भेद बोल रहा है, यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध का भेदा भेद है। आप पहचान नहीं पाएगा कि इतना मिलावट इस धरती पे हो गया है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, आप इसकी भेद नहीं कर सकते हैं, इसको जान नहीं सकते हैं। सत्य असत्य मूले छेद, मूल मतलब जड़, सत्य और असत्य जो दोनों है उसकी जड़ में ही छेद हो गया है, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है, उसके जड़ों में ही छेद हो गया है ना। क्षुधा कुंड अश्वमेघ, क्षुधा मतलब भूख, और कवि बोल रहे हैं यहाँ पर भूखों का जो कुंड है वहां पर आदमी अश्वमेघ कर रहा है। कवि का कहना है कि कोई लोग भूखा है और कोई इतने अमीर है कि अश्वमेघ करने के लिए तैयार है। जोड़क बदला तोड़ा, यहाँ पर आदमी आज क्या कर रहा है, जोड़ने के बदले सबको तोड़ने का काम कर रहा है। सभ्य कहे कि असभ्य तोड़ा, कि आपको सभ्य कहे कि असभ्य कहे, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यही कवि का कहना है। ये 31 नंबर कविता का, जिसका शीर्षक है सभ्य कहे कि असभ्य तोड़ा। 41 नंबर से अब 42 नंबर की कविता है जो बहुत ही अच्छा है, और जय 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 मतलब जय हो, हमेशा अमर हो। कौन अमर हो देखते हैं। कवि बोल रहे हैं जय 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 पट्टा भाषिक जय, जय 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 राष्ट्र भाषा जय, हमनी गिदर समय सांझ, अंधार पथ बनेग मांझ, बाघ सिंहक भय। ठीक है, जय जय जय। हमनी खोजी हिमालय चढ़े, सोना सुंदर देश गढ़े, हमनी खोजी सरा गाने, धरती डूबे दूधक बने, भागीरथ खोजी शंख लय, जय जय जय। कवि बोल रहे हैं कि जय हो, जय 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 हो। किसकी जय हो भाई, पट्टा भाषिक जय, मतलब पट्टा भाषा बोलने वालों की जय हो, पट्टा भाषा की जय हो, जय हो पट्टा भाषा की जय हो। पट्टा भाषा भाषिक मतलब जो पट्टा भाषा बोलते हैं उन लोग, पट्टा जो बोलने वाले हैं उन लोग की जय हो। जय 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 राष्ट्र भाषा की जय, और भी जय हो किसकी, हमारे राष्ट्र की भाषा जो है, भारत की जो भाषा है उसका भी जय हो। हमने इधर समय सांझ, अंधार पथ बनेग मांझ, बाघ सिंहक भय। बोल रहे हैं कि हम लोग, कभी बोल रहे हैं कि हम लोग अभी बच्चे हैं जो इस देश को समझने चले हैं, इस सभ्यता को समझने चले, इस पट्टा भाषा को समझने चले हैं।
खट्ठा भाषा के जगह में कवि लिख रहे हैं कि हम लोग इस खट्ठाभाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बच्चे हैं, अभी गिदर है, अभी है ना, हमनी गिदर है ना, हमनी गिदर समय सांझ, हम लोग बच्चे अभी हैं छोटे और शाम का समय होने चला है, अंधेरा होने चला है, अंधार पथ बने मांझ। और इस अंधेरा में हम लोग जंगल के देखिए अंधार पथ मतलब रास्ता हम लोग का अंधार होने चला है और हम लोग कहाँ है, बने मांझ मतलब इस जंगल के बीचों बीच वाले रास्ते में है। बाघ सिंह भाई और बाघ और सिंह का हम लोग को डर लग रहा है। कवि बोल रहे हैं कि खट्ठा भाषा का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग अभी बालक हैं और हम लोग का समय भी शाम होने चला है और हम लोग ऐसे पथ पर पहुंच गए हैं जहाँ चारों साइड वन है, पूरा बाघ और सिंह का डर लग रहा है। जय 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 मतलब जय हो। हमने खोजी हिमालय चढ़े, मतलब हम लोग का विचार है कि हम लोग कहाँ चढ़े, हम लोग का लालसा है कि हम लोग हिमालय पर्वत पर भी चढ़ जाएं, इतनी हम लोग में हिम्मत है, जोश है, उल्लास है। ठीक है, सोना सुंदर देश गढ़े, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो सोना की तरह गढ़े, मतलब सुंदर हो जाए। हमने खोजी सत्य आने, धरती डूबे दूधे बने, हम लोग चाह रहे हैं कि धरती में सत्य ही सत्य हो, है ना। हमने खोजी सरग आने, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्वर्ग है वो भी धरती पर आ जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा धरती स्वर्ग के समान हो जाए। ठीक है, धरती डूबे दूधे बाने, और धरती पूरा दूध के बान मतलब बाढ़, दूध के बाढ़ में ये हमारी धरती पूरा डूबी रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पे शराब गलत धंधा सब ना रहे। ठीक है, भागीरथ खोजी शंख लय, और ये जो भागीरथ है कहानी में हम लोग सुने थे, भागीरथ ने कभी गंगा को भी धरती में उतार दिया था। ठीक है, अपनी तपस्या के बल पर वो गंगा नदी को भी धरती पे आने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये जो भागीरथ है, जो गंगा को इन्होंने लाया था, वो भी शंख लेकर, है ना, भागीरथ शंख लेकर खोजते रहेगा किसको, कि भाई यहाँ पर दूध की नदियां बहेगी, है ना। वो भागीरथ शंख लेकर खोजते रहेगा। जय जय जय, कवि बोल रहे जय जय हो। कवि अपनी भाषा के प्रति इतना प्यार रखते थे, ठीक है, कि किसी के भाषा के प्रति कभी रुष्ट भाव रखते नहीं थे। देखिए यहीं से पता चल रहा है, कभी अपनी भाषा का तो जय किए ही, राष्ट्र भाषा का भी जय किए। ठीक है, और उन्होंने बताया कि हम इस खट्टा का जो समंदर है उसमें अभी बहुत नए हैं, मतलब बालक के समय है, और हम लिखते लिखते बीच मंझार में वनों के जंगल के बीचों बीच चले गए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ कोई खट्टा भाषा को उजागर करने के लिए नहीं आगे आ रहा है। तो उस समय मैं अपने गीतों के माध्यम से सभी को जगा रहा हूँ, और मैं बीच इस अंधकार में भरे जंगल में पहुंच गया हूँ। और मुझे सिंह बाघ से डरने का मतलब है क्या है, कि यहाँ के लोगों से भी डर लग रहा है जो खट्टा भाषा का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा की जय हो। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हिमालय पर्वत तक अपनी भाषा को चढ़ा दूं। सोना सुंदर देश गढ़े, मतलब हमारा देश जो है सोना के रूप में गढ़ जाए, मतलब उस तरह सुंदर हो जाए। हमने खोजी सारा गाने, और हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारा धरती स्वर्ग बन जाए और धरती हमारी पूरा मानो की दूध से डूब जाए। ठीक है, यही कवि बोल रहे हैं। ये जय 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 बहुत ही अच्छी कविता है। ये आंखें गीत का 42 नंबर की कविता है। अब हम लोग पहुंचते हैं 43 नंबर की कविता पर। 43 नंबर की कविता में कवि कह रहे हैं, सत्य टांगे लागल है। टांगे 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 मतलब होता है टांगे। देखिए एक होता है, आप समझिए, एक होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक होता है टांगी, जिसको आप लोग देखें जो छोटा होता है। एक होता है टांगा, है ना, मतलब दो होता है, इस तरह का होता है, लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, टांगा इस तरह का होता है, देख लीजिए भाई, इस तरह का लगा होता है। यही कवि बोल रहे हैं कि सत्य टांगे लगा, मतलब ये जो सत्य रूपी टांगा है इस पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है वही देखना है। कभी यहाँ पर टांगे मतलब पैर मत समझ लिएगा। कभी बोल रहे सत्य टांगाए लागल है, मतलब ये जो सत्य रूपी टांगा है उस पर लगा है। अब क्या लगा है आगे देखते हैं। कभी बोल रहे हैं, सत्य टांगे लागल है, असत्य काटे बेट, है ना, सभे काम एक मूले जैसन, है ना, सुयस संगे पेट, कायाक मायाक बिना जगे न क्रीत, खुशी किंबा दुखक बिना फूटे नाय गीत, सभे रसक बाट निहार के एके घाटे भेंट,
बेस मंदे भाव छोड़ बाढ़े जधीर अंधार देशे शुरू जाने पापे बदरी चीर आजो गंगा पावन पवित्र खोजे जोदियो भेंट। कवि बोल रहे हैं कि सत्य टांगे लागल है असत्य काटे भेंट। मतलब ये जो सत्य रूपी टांगी है, टांगी सत्य रूपी टांगी है, उस पर ये जो बेंट लगा हुआ है, ये जो बेंट मतलब ये जो लकड़ी का लगाते हैं ना, ये वाला बेंट, ठीक है, ये है टांगी का बेंट, जिसको पट्टा भाषा में बेंट कहा जाता है, जिसका लकड़ी का लगा होता है। तो कभी वही बोल रहे हैं कि सत्य टांगी लागल, मतलब ये सत्य रूपी जो टांगी है उस पर लगा है असत्य काटे भेंट। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक असत्य की लकड़ी का बना हुआ बेंट लगा हुआ है इस टांगी पर, है ना। सभी काम एक मूल है जैसा, मतलब जितने भी काम है सभी काम है, मतलब सभी कामों की मूल मतलब जड़ में लगा है जैसा मानो सुयस संग पेट। सुयस मतलब जितने भी काम है उसमें तो यश तो हमको कमाना ही है, और उसके साथ उसमें लगा हुआ पेट की भूख, मतलब हमको उससे कुछ बचाना भी है जिससे मेरा रोजी रोटी चल सके। तो जितना भी काम है सभी काम में कभी बोल रहे कि आज लगा हुआ है, ठीक है, कि हमको यश मिले, यश की प्राप्ति हो और पैसा कौड़ी मेरा कुछ उससे बच जाए जिससे मेरा पेट चले, है ना। काया माया बिना जगे नहीं प्रीत। कवि बोल रहे हैं कि काया मतलब सुंदर शरीर, माया मतलब मोहने वाला, ठीक है। तो काया और माया के बिना यहाँ नया प्रीत भी नहीं होता है। मतलब कहने का यही है, आदमी का लोभ इतना है यहाँ पर कि लोभ के कारण जो भी काम है उस पर भी आदमी अपने बचाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। खुशी किम्मा दुख के बिना फूटे न गीत। कवि बोल रहे हैं खुशी या किम्मा मतलब या, खुशी जब आदमी का खुशी होता है तो, या दुख के बिना, खुशी या दुख के बिना फूटे न गीत। मतलब कभी के गीत में या बांसुरी में गीत आता ही नहीं। एक तो खुशी का गीत होता है और दूसरा दुख का गीत होता है। सभे रसक बांटनिहार के एक घाटे भेंट। कवि बोल रहे सभी रस को बांटने वाले, मतलब जो रसिक होते हैं जो सभी रस को बांटते हैं वो एक ही घाटे भेंट, मतलब उन लोग का एक ही घाट में भेंट होता है। जैसे आज आप देख लीजिए जहाँ पर बियर बार है, बियर बार में कितने टाइप के दारू रखा हुआ है, लेकिन सब एक ही घाटे में एक ही जगह बैठ के सब प्रकार के पीने वाले लोग वहां जाके पीते हैं। तो कभी वही बोल रहे हैं सभी रसक बांटनिहार के एक ही घाटे भेंट, मतलब सभी रस को बांटने वाले एक ही घर के एक ही छत के नीचे है, एक ही जगह उन लोग का भेंट हो रहा है। बेस बंधक भाव छोड़ बाढ़े जब धीर। अब कभी आ गए दूसरे मोड़ पर, बोल रहे बेस मतलब अच्छा, मन मतलब खराब, मतलब जो अच्छे बुरे के भाव को छोड़कर बाढ़े जे धीर, जो अपने विश्वास को अपने धैर्य को बनाकर रखता है और आगे बढ़ता है। मतलब भला हो क्या हो रहा उससे उसको मतलब नहीं, भला हो बुरा हो चलो सब कुछ ठीक है, उस सब को बात को मानते हुए जो आगे की ओर बढ़ता है अपने विश्वास से लवरेज होकर, है ना, अपने संयम बनाकर रखता है, वही क्या करता है देखिए, अंधार जैसे सूरज आने पापे बदरी चीर। वो आदमी क्या करता है कि इस अंधकार वाले देश में, पूरा जहाँ पर अंधकार ही फैला है, अंधेरे वाले देश में सूरज को भी लेकर चला आता है। क्या कर पापे बदरी चीर, मतलब इस पाप की जो बादल है उसको भी चीर कर वहां से ये क्या लेकर आता है, वहां से सूरज को खींच कर ले आता है। मतलब अंधेरा को हटाने के लिए उजाला को लेकर आता है, मतलब अपने सारे कष्टों को मिटाने के लिए उसको अपने सफलता को वो पा लेता है। इतना मेहनत करता है वो अपने दृढ़ संकल्प करके कि एक दिन सफलता भी उसके आगे हार जाती है और उसको अंत में सफलता मिलती है। कभी बोले आजो गंगा पावन पवित्र खोजे जोदियो है। बोले आज भी गंगा पावन ही है, पवित्र ही है, लेकिन आज भी वो हमेशा खोजे हैट, मतलब नीचे तरफ ही, हैट मतलब नीचे, हैट मतलब होता है नीचे। तो आज भी जो गंगा पवित्र है वो आज भी नीचे की ओर ही बह रही है। ऐसा नहीं कि गंगा पवित्र है तो ऊपर की ओर बहना शुरू कर देगी, ऐसा आज भी नहीं है। गंगा जिस तरह नीचे धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है उसी तरह गंगा आज भी नीचे की ओर ही बढ़ रही है। तो कवि यही कह रहे हैं कि इस संसार में ये जो सत्य रूपी पूरा टांगी है ना, उसमें असत्य रूपी बैठ लग गया है, तो भाई सत्य काम होगा कैसे, सारा असत्य ही काम होगा। ठीक है, ये थी कविता नंबर 43 जिसका जो शीर्षक था सत्य टांगे लागल है। ठीक है, चलिए ये है आखिर गीत की 44 नंबर की कविता। ठीक है, जिसका शीर्षक है हाम रोपली धान। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है, देखते हैं। कवि बोल रहे हैं कि हाम रोपली धान किंतु फुटल मांडरा जोदी दुगो बाइल सैटो भेल अंगरा। है ना,
कैसन पानी बरसल, कैसन परल रोद, कैसन हवा बहल, कैसन परल शीत, कौन पापी छाहुर परल, बापे बेटे झगड़ा, है ना। टूट परल बांदरक दल, है ना। रोवा लेल पूंछ, है ना। बाहर करल जैसन चैंग, पैनाक सारी पूछ, गुंडा खाते इज्जत बंधक, है ना। दीने भूतक पहरा। कवि बोल रहे हैं कि हम रोपली धान, मैंने तो धान लगाया था, ठीक है, मैंने तो धान लगाया था, किंतु फुटल मांडरा, लेकिन धान तो हुआ ही नहीं, उसमें फूट गया मांडरा। मांडरा क्या होता है भाई? धान के जैसा ही, धान के ही प्रजाति का, एक धान की तरह बिल्कुल वैसे दिखने वाला एक खरपतवार होता है जो धान को दबा देता है, धान को मार देता है और वो अपने ऊपर फूट जाता है। उसी की तरह फूटता भी है, लेकिन उसको कोई खाता नहीं है, वो अवशिष्ट हो जाता है, मतलब फेंका जाता है। तो कभी वही बोल रहे हैं कि हमने तो धान लगाया था, लेकिन क्या पता क्या हुआ, कैसे सिर्फ मटरा ही मटरा फूट गया, मतलब सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। अभी आगे बोल रहे हैं, जोदी दूगो बायल सैटो भैल अंगरा। अगर दूगो बायल भी आया, धान का दूगो बाली भी अगर घर आया, तो वो भी सैटो भैल अंगरा। अंगरा मतलब होता है खखरी। खखरी समझते हैं? खखरी कहने का तात्पर्य है कि जिसके अंदर में चावल ना हो, चावल का दाना ना हो। जैसे आप मटर खरीदते हैं तो कोई जैसे मान लीजिए बादाम ही लेते हैं, ठीक है, बादाम में देखते हैं फोड़ते हैं तो कभी कभी दाना मिलता है, कभी कभी में खाली मिलता है। तो वही खाली वाला कभी बोल रहे हैं कि जोदी दूगो बायल सैटो भैल अंगरा, मतलब अगर दूगो बायल भी घर आया तो वो भी क्या हो गया? खखरी हो गया, मतलब पूरा पूरी लॉस, कुछ भी नहीं हुआ, धान लगाया लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिला। कैसन पानी बरसल, कैसन परल रोद, कैसन हवा बहल, कैसन परल शीत, कौन पापी छाहुर परल, बापे बेटे झगड़ा। कभी बोल रहे हैं कि कैसन पानी बरसल, मतलब जब धान होता है तो बिना मानसून का नहीं होता है, बिना बारिश का नहीं होता है, खेतों में लबालब पानी चाहिए तो ही धान होगा। तो वही कभी बोल रहे हैं कि इस साल कैसा बारिश हुआ कि जो मेरा धान ऐसा हुआ, है ना। कैसन परल रोद, और धूप भी कैसा हुआ जिसके कारण ऐसी दशा देखने को मिल रही है। कैसन हवा बहल, मतलब हवा, कैसी हवा चली, ठीक है। कैसन परल शीत, और कैसा शीत भी गिरा, ठीक है। कौन पापी छाहुर परल, मतलब कौन वो पापी है जिसकी छाया पड़ गई और बापे बेटे झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा हो गई। मतलब कविता को यहाँ से कहीं और जा रहे थे, अब कविता कहीं और चल गई। कविता में कवि बताना चाहते हैं कि आज का जो समाज है, आज के समाज में अक्सर देखा जा रहा है कि बाप बेटे में हमेशा झगड़ा हो रही है। तो कवि कह रहे हैं कि बाप ने उसकी परवरिश में क्या कमी किया था? पिताजी ने तो कोई कमी नहीं किया भाई, उसको लगाया, पौधा लगाया, पानी डाला, बीज डाला, उसमें जो है खाद डाला, लेकिन फिर भी वो मडरा हो गया, मतलब वो भी फिर भी बेकार हो गया, असभ्य बच्चा हो गया जो अपने पापा से ही झगड़ा कर रहा है, ठीक है। कवि डायरेक्ट कविता को उधर मोड़ दिए कि कैसन पानी बदरन, मतलब पानी भी कैसा बरसा इस समय कि वो धान का पौधा हुआ नहीं, पानी कवि ने सही से उसको सींचा। तो वही अपने आप में कवि क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो गार्जियन कैसा है, ठीक है, उसने कौन सी कमी की थी उस बच्चे को पालने में जो आज बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है। आगे देखने बोल रहे हैं, टूट परल बांदरक दल, रोवा लेल पूंछ, पूंछ मतलब नोचना, जो रोवा होता है वो भी नोचना। तो कभी बोल रहे बांदर मतलब जान रहे बंदर। तो कभी बोल रहे हैं, अब इस बेटे की चर्चा कर रहे हैं आगे कि कैसा बेटा हुआ जिसके कारण झगड़ा हो रहा है। बोला टूट परल बांदरक दल, इन लोग का जो संगति है ना वो बंदर की तरह है। जैसे कहते हैं ना कि संगति के बिना ज्ञान नहीं होता है और संगति के बिना कोई बिगड़ता भी नहीं है। तो इन लोग का जो संगति है वो बिगड़ा हुआ है। इन लोग कैसा संगति का है, संगति का दल का है जो अपने ही रोवा को नोच रहा है। कहने का मतलब है, अपने ही रोवा को नोचने का मतलब है अपने पापा के ही धन दौलत को लूटना। तो वही इन लोग अपने ही रोवा को नोच रहा है, मतलब अपने ही पापा के धन दौलत को लूट रहा है। कैसे लूट रहा है? बाहर करल जैसन चैंग, पहनाक सारी पूछ। चैंग मछली आप लोग जानते हैं? चैंग मछली का जिक्र आया है यहाँ पर। चैंग मछली हम लोग तरफ मिलता है भाई। हम लोग बहियार खेत जानते होंगे। बहियार खेत में जो डोभा होता है, मान के चलिए कि उसमें जैसे बड़ा बड़ा छेद है, पत्थर का छेद है, ठीक है। तो वहां बच्चे लोग क्या करते हैं कि उस डोभा का पानी को लोग झीट के सुखाते हैं। झीट के जब पानी कम हो गया तो उस छेद में क्या करते हैं, डंटा लाते हैं पैना, और उसमें कुछ कुछ कर वहां से कुछ के निकालता है, वहां से मछली निकलता है तो पकड़ते हैं, सांप निकलता है तो उसको फेंकते हैं। तो वही कवि बोल रहे हैं कि बाहर करल जैसन चैन,
उन लोगों ने ऐसे धन को बाहर किया जैसे मानो कि चैन की मछली हो जो अंदर में छुपी हुई हो, उस पहना से कुछ कुछ के निकाला। आगे बोल रहे हैं गुंडा खाता है इज्जत बंधक, है ना, दीने भूतक पहरा। बोले गुंडा के हाथों में, गुंडा लोगों के हाथों में आज समाज की इज्जत चली गई है और ऐसा लग रहा है कि दिन में भी भूतों का पहरा है। तो कैसे बचोगे भाई, दिनों में भूत ही पहरा दे रहा है। तो कवि इस कविता के माध्यम से कह रहा है कि हम रोपली धान, मतलब मैंने, गार्जियन ने बहुत ईमानदारी से बच्चों को हर चीज सिखाया, पढ़ाया लिखाया, जो भी किया, अच्छा परवरिश किया, लेकिन बच्चा बुरा निकल गया जो बच्चा बाप से झगड़ा कर रहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही कह रहे हैं कि कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि देखिए हमारा समाज कैसा है। गार्जियन में कहीं दोष नहीं है, लेकिन बच्चे जो अपने दल मतलब अपने साथियों के साथ जाकर बिगड़कर ऐसा काम करता है कि पापा के सारे धन दौलत को लूट कर निकाल कर सब बर्बाद कर देता है, ठीक है, और अंत में वो गुंडा समाज की ओर आगे बढ़ जाता है, गुंडा बन जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मानो चारों साइड में क्या है भाई, भूतों का पहरा हो गया है। यह है हम रोपली धान कविता, ये 44 नंबर की कविता है। अब देखते हैं 45 नंबर की कविता को, जिसका शीर्षक है मानुष खोजे है आजो अपन रास्ता। मतलब मनुष्य अभी भी अपना रास्ता खोज रहा है। तो चलिए पहले पूरा पढ़ते हैं। कवि बोल रहे हैं कि मानुष खोजे है आजो अपन रास्ता, है ना, ऐसे तो बनल है अनगिनत रास्ता, आज तक जकर ऊपर मानुष चलल, किंतु कहाँ पाए आजो खोज रहल है ना, चुइल आपन नोच रहल है, टूट गाछ तरह भैंस, गढ़े सरग सुंदर राज, चढ़े है ना, चढ़े उन्नतिक शिखर ऊपर, बाढ़ रहल है बंधक, बाढ़ रहल है बांध पीठे भरल पोस्ता, आजो मानुष लक्ष्य से दूर, आपन नशे चूर, मिला रहल है पशु सूर्य सूर, है ना, बन गयल है कुरूर, टूट चलल है हिम्मत, बिखर चलल है व्यवस्था, आजो आपन रास्ता। कवि बोल रहे हैं कि मनुष्य खोज है आजो अपन रास्ता, मतलब मनुष्य जो है आज भी अपना रास्ता खोज रहा है, एक नई रास्ता कायम करना चाहता है, नई राह खोज रहा है। आज भी मनुष्य अपना रास्ता खोज रहा है, ठीक है। ऐसे तो बनल है अनगिनत रास्ता, ऐसे तो बहुत सारा रास्ता है, ठीक है, जिन रास्तों पर मनुष्य चल रहा है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो आज भी अपना नया रास्ता खोज रहे हैं, ठीक है। आज तक जकर ऊपर मनुष्य चलल, किंतु कहाँ पाए आजो खोज रहा है, चुइल अपन नोच रहा है, टूट गाछ तरह बैठ कर। कवि बोल रहे हैं कि आज तक जकर ऊपर मनुष्य चलल, मतलब आज जो भी रास्ते हैं उस पर भी मनुष्य चलकर, है ना, एक नई रास्ता खोज रहा है, लेकिन एक नया उन्नति खोज रहा है, एक नई शिखर खोज रहा है, लेकिन किंतु कहाँ पाए। लेकिन ऐसा हुआ कि वो रास्ता कहाँ मिला उन लोग को, वो रास्ते की ओर जा ही नहीं पाए, किंतु कहाँ पाए, अभी तक नहीं मिला। आजो खोज रहा है, आज भी वो मनुष्य रास्ता खोज ही रहा है, चुइल अपन नोच रहा है, मतलब इतना परेशान हो गया खोजते खोजते कि अपनी बालों को, चुइल अपन नोच रहा है, चुइल को नोचना, बाल नोचना मतलब पूरा परेशान हो जाना। तो वो परेशान होकर आज भी अपने बालों को ही नोच रहा है, अपनी किस्मत को ही दोष दे रहा है, ठीक है। ठूट गाछ तरह बैठ, ठूट गाछ फिर आया ठूट गाछ, मतलब जिस पेड़ में ना पत्ता है ना डाली है, उस पेड़ के नीचे बैठा है तो मतलब उसको छाया लगेगा, कभी नहीं लगेगा, शीतलता मिलेगी नहीं मिलेगी। उस पेड़ के नीचे बैठकर आज भी वो सोच रहा है, ठीक है। आगे बोले गढ़े सरक सुंदर राज, है ना, गढ़े उन्नतिक शिखर ऊपर, बाढ़ रहा है बांधक पीठे भरल पोस्ता, आजो मानुष लक्ष्य से दूर, आपन नीचे चूर। कवि बोल रहे हैं कि वह उस पेड़ के नीचे बैठकर, है ना, सपना ही सपना देख रहा है, गढ़े सरक सुंदर राज, वो सोच रहा है कि हम इस धरती को सरग मतलब स्वर्ग की तरह सुंदर राज बनाएंगे, है ना, चढ़े उन्नति शिखर ऊपर, और मैं इतने ऊपर शिखर उन्नति पर चढ़ जाऊं, ठीक है, उन्नति के शिखर पर वो चढ़ना चाहता है, ठीक है। बाढ़ रहा है बाइन पीठक भरल पोस्ता, बोल रहे हैं, और जो पीठ में भरा हुआ जो पोस्ता आदमी जब निकलता है तो पीठ में, जैसे देख आज का तो बैग का चलन है, पीठ में बैग रखते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि उसको इतना दूर जाना है कि बैग में जो रखा हुआ चीज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ज्यादा दूर जाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री लेके जाना पड़ेगी ना, खाना पीना ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, मानो कि आपको कितना दिन रहना है कितना दिन नहीं रहना है। तो वही बोल रहे हैं बाढ़ डाल है, बाढ़ है ना, बाढ़ पीठे भरल पोस्ता, मतलब पीठ में जो भी रखा हुआ पोस्ता वो धीरे धीरे जो है खाने का जो भी सामग्री रखा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको रास्ता नहीं मिला, इतना खोज रहा है वो, फिर भी उसको रास्ता नहीं मिला है। आजो मानुष लक्ष्य से दूर, आपन नीचे चूर,
बोले आज भी मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर है और आपन निश्चय चूर, मतलब अपने नशा में भी चूर है। नशा करके वो सोच ही रहा है कि क्या करना है। मिला रहा है पशु सुर, और वो आज भी नशा में चूर होकर क्या कर रहा है, पशुओं के साथ सुर में सुर मिला रहा है, दुष्टों के साथ सुर में सुर मिला रहा है। तो उसको कहाँ से उन्नति मिलेगा? पशुओं के साथ सुर में सुर मिलाइएगा तो उन्नति का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। बन गया है क्रूर, और वो आज क्रूर बन गया है, अत्याचारी बन गया है। ठीक है, टूट चलल है हिम्मत, बिखर चलल है व्यवस्था, आजो अपन रास्ता। बोले मनुष्य इस तरह बन गया क्रूर, मानो सबका जो है ना हिम्मत ही टूट गया है, मनुष्य का हिम्मत ही टूट गया है। और बिखर चलल है व्यवस्था, यह जो समाज की व्यवस्था है वो भी बिखर गया है। मनुष्य आज भी अपना रास्ता खोज रहा है। तो रास्ता मिलेगा कैसे भाई? अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तब ना रास्ता मिलेगा। बुराई के रास्ते को अपना रहे हैं, शराब की ओर आदमी बढ़ रहा है, ठीक है, और व्यवस्था भी, हिम्मत भी टूट जा रहा है, तो कैसे रास्ता मिलेगी? हिम्मत को बना कर रखिए, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पर चलिए तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जिस राह को आप खोज रहे हैं वो रास्ता भी आपको मिलेगी। अगला कविता जो है 46 नंबर की कविता, ठीक है, इसका शीर्षक है एकनू राइट बाकी है। मतलब देखिए यहाँ पर कवि ने शीर्षक डाला कि अभी भी मनुष्य रास्ता खोज रहा है, रास्ता नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अखनो रात बाकी है। मतलब अभी भी वो रात बाकी है, वो भी खुशी का रात आना बाकी है, बहुत दूर है अभी हम लोग। तो कवि बोल रहे हैं एकनो रात बाकी है, खेच पेचिया जकर साखी है, एकनो अंधारे डूबल है पथ, एकनो ज्ञानी सब जाग जाग सोचत, कैसे बिहान आवत, एकनू देखे है रामू मीठा मीठा सरगे कास, एक जहाँ जाए के मरल बाद सुखे करत बास, आजो मनुष्य कागुई ओहे जुनो की है, एकनू रात बाकी है, राती गोदी चांद तारा, आजो गावे गीत, डाइक डाइक सारा रात, सीखवे मनुष्य के रीत, प्रकाश राज के बांधे खातिर, सांझे खाते राखी है। कवि बोल रहे हैं कि एकनो रात बाकी, मतलब अभी भी वो सफलता की रात बाकी है, अभी भी हम लोग उस दूर देश में, सफलता के देश में नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब अभी भी रात्रि में ही है, अंधेरे में ही गुजर रहा है, मनुष्य अभी तक सभ्य नहीं हुआ है, अभी भी रात बाकी है। खेच पेचिया जकर साखी है, मतलब अभी भी रात बाकी है, इसका गवाह कौन है भाई? खेच पेचिया तारा है। खेच पेचिया तारा का गुण होता है कि वो भोर में निकलता है। मतलब खेच पेचिया को अगर आदमी देख ले तो अभी नहीं बोल सकता कि अभी सुबह हुई है, वो अंतिम पहर में निकलता है, ठीक है, तो उसको देख के पता चल जाता है वो रात्रि में ही रहता है। तो खेचपेचिया जब डूब जाए, खेचपेचिया तारा जब डूब जाए तो समझ जाओ कि सुबह हो गई है, ठीक है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि खेचपेचिया जकर साखी है, मतलब अभी भी रात बाकी है, इसका गवाह कौन है? तो खेचपेचिया तारा है, जो रात में निकलता है, वो डूब जाता है, तब आदमी देख के समझ जाता है कि सवेरा हो गया है। तो रात बाकी है, इसका गवाह है खेचपेचिया। एकनू अंधारे डूबल है पथ, एकनू ज्ञानी सब जाग जाग सोचत, कैसे बिहान आवत, एकनू देख, चलिए यहाँ तक देखते हैं। बोले एकनू अंधारे डूबल है पथ, मतलब अभी भी सुबह हुआ ही नहीं है, तो जो रास्ता है, चलने वाला रास्ता, वो भी अंधेरा में ही डूबा हुआ है, ठीक है। एकनू ज्ञानी साहब जाग जाग सोचत, अभी भी ज्ञानी सब जो है रात में जाग जाग के सोच रहा है, मतलब रात में सोता नहीं। उन लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए रात रात भर जागकर सोच रहे हैं कि कैसे बिहान आवाज, मतलब कैसे सवेरा आएगा जो मुझे उन्नति मिलेगी, हम उन्नति के रास्ते पर चल पाएंगे। उसके बाद बोला कि यहाँ का जो मानव है वो रात में, जैसे ये तो ज्ञानी लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे सुबह होगा, कैसे हम लोग ज्ञान ज्यादा अर्जित करेंगे, कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। लेकिन आम आदमी, एक राजू का नाम आया जो एक आम आदमी है, आम आदमी सबसे फिक्र से दूर, वो क्या रात में सोचता है? देखिए, बोले एकनू देखे रामू मीठा मीठा सरगे कास, जहाँ जाय के मरल बाद सूखे करत बास, आज जो मनुष्य कागुई ओहे जुनो की है। बोले आज भी मनुष्य एक राजू है जो क्या सोच रहा है रात में कि मीठा मीठा स्वर्ग का आस, मतलब वो स्वर्ग की आस मीठा मीठा देख रहा है कि हम उस स्वर्ग में हैं, ठीक है। जहां जाके मरल बात सूखे करत बात, बोला वो स्वर्ग है जिसकी कहानी हम लोग सुने हैं कि जहां पर मरने के बाद आदमी को सुख मिलता है, उस स्वर्ग का ये मीठा मीठा सपना देख रहा है ये राजू रात में। आजो मानुषा का आगुई ओहे जुनोकी है, मतलब जुनोकी मतलब भ्रम, ठीक है, जो भ्रम आदमी पाल के रखा है वही। तो बोला कि आज भी मनुष्य का मन में वही भ्रम है कि हम मर जाएंगे तो वहां पर हमको सुख मिलेगा, ठीक है। यहाँ उसको सुख नहीं मिल रहा, बोला मरने के बाद मुझे सुख मिलेगा, ये भ्रम पाल के आज भी मनुष्य रखा है।
तो कवि बोल रहे हैं एखनो रात बाकी है, अभी भी मनुष्य का रात बाकी है, मतलब मनुष्य समझदार होने में अभी भी बहुत दूर है, मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति अभी भी नहीं हुई है। कवि बोल रहे हैं आगे, राती गोदी चांद तारा आजो गावे गीत। आज भी देखिए रात की गोद में चांद तारा अभी भी रात की गोद में गीत गाता है, ठीक है। डाइक डाइक सारा रात सीखवे मनुष्य के रीत, मतलब बुला बुला कर उन लोग रात में मनुष्य को रीत सिखाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी बुरे काम वाले लोग हैं, जो भी बुरा काम करते हैं, वो रातें में करते हैं और अपने अपने साथियों को बुला बुला कर इसमें शामिल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, कि झूठे का बोलबाला है, मतलब झूठे का ही अभी बोलबाला है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई मरने के बाद हमको सुख मिलेगा, वो झूठी आडंबर में जी रहे हैं। तो वही कवि बोल रहे हैं कि आज भी रात में, मतलब जो रात में जो काम करने वाले हैं, रात में जो बुरे काम करने वाले हैं, उन लोग आज भी गीत गा रहे, मतलब मजे में हैं, और जो भी यहाँ के साथी संगीत है उसमें जोड़ रहे हैं। डाइक डाइक सारा रात सीखे मनुष्य के रीत, और बुला बुला कर अपने बुरे कामों में सबको जोड़ रहे हैं। प्रकाश राज के बांधे खातिर सांझक, है ना, सांझक हाथे राखी है। बोले प्रकाश राज के बांधे खातिर, मतलब प्रकाश, जो रात में प्रकाश आएगा चांद का, उस प्रकाश को बांधने के लिए, मतलब अंधेरा लाने के लिए आज भी शाम के हाथ में राखी है। मतलब शाम उस प्रकाश को बांधने के लिए अभी राखी लेकर आ रही है। मतलब भाई तुम रात हो जाओ जल्दी, ताकि हम लोग सारा बुरे काम को कर सके। तो ये है कविता नंबर 46, जिसका शीर्षक है एखनो रात बाकी है। इसका मतलब अभी भी मनुष्य को सभ्य होना बाकी है। तो ये थी आज के आंखी गीत की कविताएं, जिसको मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया। तो दोस्तों आज मुझे यहीं पर दे दें इजाजत। यहाँ से आगे मैं अगली और मात्र 2 वीडियो या 1 वीडियो में ही, 2 वीडियो जहां तक लगेगी, 2 वीडियो में पूरा आंखी गीत खत्म कर दूंगा। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अपनी तैयारी को करते रखें और मुझ पर थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें। मैं मार्च तक, आधा मार्च, कुछ अप्रैल होते होते ही आपका सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय झारखंड।